हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून हरिशंकर, प्रीतम, सभी को, बर्नाली, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैंने दो क्लोज टेस्ट के साथ 5 PQRS के साथ एक पैसेज के साथ कुछ फिल अप द ब्लैंक्स भी ऐड किया है। ठीक है, धीरे धीरे इस बैच में एडिशंस करते जा रही हूँ। फिलअप्स भी ऐड होगा, फ्रेजल वर्ब्स का प्रैक्टिस भी ऐड होगा। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? गुड आफ्टरनून प्रियंका, अखिलेश, काजल, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को इसका नोट्स थोड़ी बनाना है, इसका तो शीट में देते जा रही हूँ जिस जिस दिन मैं पढ़ा रही हूँ आंसर के साथ। ठीक है, इसका शीट आपको शाम तक में मिल जाता है। कल मैं आपको वर्ब चैप्टर, कल का जो प्रैक्टिस बैच है ना, कल मैं उसमें आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी। कल भी मैंने बता दिया था, कल 1 बजे की बैच में एक बार वर्ब चैप्टर रिवाइज करके आना। शुरू में एको होता है, फिर हो जाता है, एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं ना। ओके, अब देखते हो शुरुआत में ही एको होता है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इसका नोट्स नहीं बनाना, ये सब चीज का नोट्स थोड़ी बनता है। ये सब चीज में ना हम कॉपी लेके बैठे रहते हैं। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, ओके, और उसके ऊपर क्लोज टेस्ट PQRS लिख लीजिए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तब आप बगल में लिख लीजिए, कोई नया वर्ड सीखा, कुछ भी नया सीखा। अदरवाइज ये तो आपको PDF मिल ही जा रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट किए। कुछ आपको लगता है ना कि कुछ नया लिखना है तो लिख लीजिएगा। ये क्लोज टेस्ट है, जो बच्चे इस बैच में नया जुड़े हैं उनको बता दिया जाए। पहले हम लोग 2 क्लोज टेस्ट बनाते हैं, 5 PQRS बनाते हैं, फिर पैसेज बनाएंगे और फिर आज फिलअप्स भी बनाएंगे। क्लोज टेस्ट कैसे बनाना है हर दिन मैं बताती हूँ। पहले एक बार क्लोज टेस्ट में साइड हो जाऊंगी, एक बार एक क्लोज टेस्ट अपने से पढ़ लेना। ठीक है, टाइम दूंगी, पहले आप अपने से बनाओगे, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, और क्लोज टेस्ट बनाते समय नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून। पूरी तरह से क्लोज टेस्ट में एकदम एनग्रॉस्ड हो जाना है, डूब जाना है, ये सोच के कि मैं नया भी हूँ। ठीक है, मेरा 5 में 5 नहीं आएगा, 3 तो आएगा ना, और मैं अपना ऑप्शंस को छांटूंगा। ठीक है, मेरा क्लोज टेस्ट क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि मैं अक्कड़ बक्कड़ जय माता दी लगा के टिक कर देता हूँ। मैं अपने ऑप्शंस को छांटूंगा, कुछ नहीं आता है तो मैं सीखूंगा। ठीक है, अब मैं साइड हो जा रही हूँ। ओके, आप कमेंट बॉक्स में ना गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बंद करिए। अब आप सीधा क्लोज टेस्ट पे अटैक करिए। अब मैं किसी का डाउट नहीं देखूंगी, ना कुछ बोलूंगी, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। बनाओ आप इसको। नेक्स्ट स्लाइड कर दिया जाए।
कुछ बच्चे थोड़े से जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि पुराने वाले प्रैक्टिस बैच के भी बच्चे हैं जो इस प्रैक्टिस बैच में आए हैं, तो उनको थोड़ी सी हैबिट हो गई है जल्दी बनाने की। बट नए वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जब मैं, आपका जल्दी नहीं भी बन रहा है ना, लेकिन जब मैं समझाने लगूंगी ना, तो आप, जल्दी बनाना वो कोई सोल्यूशन नहीं है, सही बनाना सोल्यूशन है। तो जब मैं समझाने लगूंगी जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, उस समय आप ध्यान से देखना कैसे कैसे ऑप्शंस को छाटा जा रहा है और करेक्ट आंसर पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। देवयानी, अगर आप टीजीटी स्टूडेंट, पीजीटी स्टूडेंट है ना, तो बुक में से सिर्फ A to Z वो कैप पढ़ लीजिए, हो जाए। उसमें लेवल हाई नहीं आता, A to Z वो कैप पढ़ लीजिए। चलो स्टार्ट किया जाए। सोल्यूशन का जब डिटेल ही देना होता तो फिर क्लास में क्यों करवाती मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लास में आपका टाइम क्यों वेस्ट करती मैं। ठीक है, अगर मुझे डिटेल में सोल्यूशन दे दे के लिखना ही होता तो मैं सीधा आपको सोल्यूशन के साथ ही PDF पकड़ा देती, क्लास में एक एक करके क्यों एक्सप्लेन करती। डिटेल नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर मिलेगा। चलो आ जाओ, पहला वाला का आंसर बता देना। Modern scientific and technological developments in the practice of medicine and public health dash nursing। अभी मैं सबको अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप अपना आंसर बताओ। इधर उधर की बातें नहीं करो, जो काम एट प्रेजेंट कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो। हैव ड्रॉन बच्चे बोल रहे। दूसरे वाले का, दूसरे वाले का रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंगली, नेचुरली, कंसिस्टेंटली। थोड़ा सा क्लोज टेस्ट बनाने के लिए आपको ग्रामर और वोकैब दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का नॉलेज जरूरी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम में। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है बिना उतार चढ़ाव के, बिना अप्स एंड डाउन्स के। चलिए नेक्स्ट वाला। रिस्पेक्टिवली कहाँ क्रम बताया जा रहा है, क्रम में कुछ बताया जा रहा है, पहले वो बाद में वो। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से ये जो नर्सिंग, मेडिसिन के क्षेत्र में नर्सिंग जो होता है, इसको एक नया नर्सिंग में जिस तरह से एक्टिविटीज हो रहे हैं और उसके फंक्शंस को उसी अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, क्रमशः थोड़ी फैलाया जा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला।
बहुत सारी सेवाओं के बारे में बात नहीं करी। नर्सिंग, नर्स वाला जो प्रोफेशन होता है, नर्सिंग एक कम्युनिटी सर्विस बन गया है। अब नर्सिंग सिर्फ हॉस्पिटल तक ही नहीं है, पूरे एक सर्विस दिया जाता है। नर्स वगैरह को घर भी भेजा जाता है किसी एजेंसी से बात करके। नेक्स्ट, यहां पे फंसोगे। व्हेनेवर, जब कभी भी, वेरेवर, जहां कभी भी, व्हाटएवर, जो कोई भी चीज, हाउएवर, यहां पे फंसोगे। लेकिन आंसर करेक्ट भी मिल रहा है। ये आर्टिकल का एरर बड़ा परेशान करता है। आर्टिकल वाले एरर में फंस रहे हो। चलिए स्कोर बताइए फटाफट, स्कोर बताइए। अब जो हमारे नए वाले बच्चे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी इसको अच्छे से समझाऊंगी। नए वाले स्टूडेंट्स का मेन गोल यहाँ पे होना चाहिए ना, आंसर करेक्ट करना, जल्दी नहीं करना, करेक्ट करना। 2 आ गया है, 2 आ गया है, 5 में 4 आ गया है, बहुतों का 2 आया है, 4 आया है, 4 आया है, 5 में 5 किसी का 5 आया है, 0 भी आया है, 5 में 5 भी आया है। चलो भाई ठीक है। मैनी के बाद एजेंसी थोड़ी होगा, मैनी के बाद एजेंसी। जो गलत हो रहा है, हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए, जो गलत हो रहा है उसे सीखेंगे ना। देखो ये बोल रहे हैं मॉडर्न, ध्यान से सुनोगे अब, मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है किस में, मेडिसिन के क्षेत्र में और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस वजह से मॉडर्न ये ने नर्सिंग को एक नया और एक बहुत विस्तार फील्ड ऑफ एक्टिविटी माना है। ओके, नर्सिंग को जिस अकॉर्डिंग मेडिसिन में डेवलपमेंट हुआ है ना, डॉक्टर्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह नर्सिंग का दायरा भी बढ़ा है। नर्स वगैरह अब सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, नर्स जाके कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटेंस को ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि सबसे पहले तो प्लूरल चाहिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, तो हमें तो प्लूरल चाहिए। हैव भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। अब मुझे बताओ कि सेंटेंस पास्ट जाना चाहिए या प्रेजेंट। सेंटेंस को प्रेजेंट जाना चाहिए, ठीक है पूरा, क्योंकि ना उसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार आप पैसेज को पढ़ लो। एक जनरल बात कही गई है यहाँ पे, देखो हैव बीन एक्सपेंडेड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट है, एक जनरल बात कही गई है, और जितने भी जनरल बातें होती है सब प्रेजेंट में होता है। ओके, सब जगह प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको हटाऊंगी। ड्रीव तो ड्रॉ का पास्ट है, ये हट गया, ये हट गया। अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे आर ड्रॉन है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया, और हैज हैव हैड के बाद तुरंत V3 आया तो सेंटेंस एक्टिव, और हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के V3 लगा तो सेंटेंस पैसिव। अब हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस एक्टिव जाना है या पैसिव जाना है। इस डेवलपमेंट्स ने, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने नर्सिंग का क्षेत्र को बढ़ा दिया है, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र को, नर्सिंग को एक नया न्यू फील्ड दिया है। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
देखो देखो, हैव बीन से जुड़ा है ना, तो हैव बीन ड्रॉन, नहीं नहीं। देखो ऐसा मत सोचना, एक पार्ट एक्टिव भी जा सकता है, इस एक पार्ट पैसिव भी जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से ये हुआ है, और इसके फंक्शन को, इसका जो फंक्शन है ना, इसको एक्सपैंड किया गया है। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ावा, तो एक्सपैंड अपने नहीं हुआ है, किसी के द्वारा बढ़ाया गया है। तो ये तो चलो पैसिव होगा, लेकिन ये वाला पैसिव नहीं जाना चाहिए, पहला वाला एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव एक्टिव। ओके, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट ने नर्सिंग को वाइडर बनाया है। ओके, डेवलपमेंट्स इन द पास्ट हैव ड्रॉन नर्सिंग, ठीक है, हैव ड्रॉन तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा, पैसिव नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों हाँ बता रही हूँ, सेंटेंस पैसिव इसलिए नहीं जाएगा ना, इस डेवलपमेंट, ओके, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ने इसको ये किया है, ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से नर्सिंग बढ़ा है, और नर्सिंग और इसके एक्टिविटीज को, जो नर्सिंग एक्टिविटीज है ना, इसको एक्सपैंड किया गया है, ठीक है, इसको विस्तार किया गया है, इसका तो विस्तार इसका अपने आप नहीं हुआ है, ठीक है, किसी के द्वारा इसका विस्तार किया गया है, तो ये पैसिव जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखो ना, अगर मैं यहाँ पे देखूं, मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव, ये अच्छा एक चीज देखो, थोड़ा सा लगा के देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये तो इन है, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमें जो यहाँ पे वर्ब लगाना है ना, वो तो सब्जेक्ट के लिए लगाना है, ठीक है, वो तो सब्जेक्ट के लिए लगाना है, तो उसका सब्जेक्ट कौन है, डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं लिखूं डेवलपमेंट हैव बीन ड्रॉन, ठीक है, आप ही खुद देखो, थोड़ा ध्यान से देखो सेंटेंस को, ये सब जगह पे है ना, आप रॉन्ग कर दोगे। ध्यान से देखना आप लोग, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना, अच्छा से अच्छा बच्चा जिसको नॉलेज है वो भी रॉन्ग कर देगा। अब देखो कि हमें तो अपना वर्ब डेवलपमेंट्स हैव बीन ड्रॉन, डेवलपमेंट्स को ड्रॉ किया गया है, नहीं, डेवलपमेंट के वजह से नर्सिंग के साथ कुछ हुआ है, तो सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा, ठीक है, सेंटेंस एक्टिव जाएगा। अब बच्चा तो यही सोचेगा ना, दिमाग लगा लेगा, यही सोचेगा कि आगे जाके हैव बीन एक्सपैंडेड है, ये पैसिव है, और एंड से जुड़ा है, तो ये भी पैसिव है। कभी कभी एक एक्टिव दूसरा पैसिव भी जा सकता है, तो आंसर ये। और ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से ये हुआ है, और इसके फंक्शंस को एक्सपैंड किया गया है, ठीक है, ये बच्चा, ओके, आर भी नहीं होगा इसलिए ना, क्योंकि इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो ये भी पैसिव होता है, हैज हैव, पैसिव हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एक्टिव चाहिए, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, एक्टिव पैसिव भी। हैव ड्रॉन नर्सिंग इनटू अ न्यू एंड वाइडर फील्ड एंड इट्स फंक्शंस, जब भी कंफ्यूजन होने लगे ना, थोड़ा सा जल्दी से देख लो कि आखिर जो मेरे को यहाँ वर्ब लगाना है, किसके लिए लगाना है, डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट ने ये काम किया है। फिर अब देखो आप लोग जो बोल रहे हो ना, और इसके फंक्शंस को उसी अनुसार, ठीक है, नर्सिंग के फंक्शंस को ऐसे तो डेवलप हुआ है, और उसी अनुसार इसको एक्सपैंड किया है, नेचुरली तो नहीं होगा, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से अपने आप से थोड़ी एक्सपैंड हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया, क्रमशः थोड़ी हुआ है, क्रम में थोड़ी हो रहा है, हम क्रमशः उसमें लगाते हैं ना, 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग एट इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, क्रम में ट्रेन ए का नाम है पहले, तो उसको यूज करें। कंसिस्टेंटली का मतलब है उसके फंक्शंस को, कंसिस्टेंट मतलब बिना उतार चढ़ाव के एक्सपैंड नहीं, जिस अकॉर्डिंग उसके फंक्शंस को उसी अनुसार एक्सपैंड किया गया, के अनुसार। मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब बोलोगे मैम इसको अपने सब्जेक्ट क्यों माना है, ये जो टेक्नोलॉजिकल, मॉडर्न साइंटिफिक, ये सब जो है ना, ये सब पूरा एडजेक्टिव है, ओके, ये सब पूरा आपको मतलब कंजंक्शन से, ये डेवलपमेंट नाउन है, ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए ये दोनों एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा है। कंसिस्टेंटली नहीं होगा, अरे कंसिस्टेंटली मतलब बिना उतार चढ़ाव के एक्सपैंड किया गया, इसी अनुसार
जैसा वो है उसके अनुसार उसके फंक्शन को बढ़ाया गया है। देयरफॉर नर्सिंग इज नो लॉन्गर मेनली लिमिटेड मेनली टू एक्टिविटीज विद इन द हॉस्पिटल। इसका दायरा बढ़ाया गया है, तो इस तरह नर्सिंग को सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है। इट हैज ऑल्सो बिकम, आज के डेट में नर्सिंग क्या बन गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नर्सिंग की बात हो रही है तो कम्युनिटी सर्विसेज नहीं होगा, प्लूरल तो होगा नहीं, ठीक है, प्लूरल तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चा सिर्फ आर्टिकल का खेल है। यहाँ पे आर्टिकल लगा है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। नर्सिंग क्या बन गया है, नर्सिंग एक कम्युनिटी सर्विस बन गया है, तो आर्टिकल तो चाहिए। यहाँ सर्विस नाउन है, कैसा सर्विस, कम्युनिटी, यहाँ कम्युनिटी को एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। और जब भी नाउन के साथ एक आर्टिकल, जब भी नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल तो चाहिए। कभी भी ऐसा बोलोगे ही इज गुड बॉय, ऐसा नहीं बोलोगे ना। नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, एक आर्टिकल चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें ये तो प्लूरल है, होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि एक आर्टिकल चाहिए था। अब देखो असली खेल है, ही इज सॉरी, इट इज द कम्युनिटी सर्विस या अ कम्युनिटी सर्विस। देखो कम्युनिटी सर्विस में बहुत सारे सर्विसेज है, उसमें एक नर्सिंग की बात हो रही है। कभी भी यही वाला सेंटेंस में लिखती हूँ, यह एक कम्युनिटी सर्विस है, ही इज अ गुड बॉय होगा या द गुड बॉय। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया भी है। आपको लगेगा ना कि मैम यहाँ तो किसी खास लड़के की बात हो रही है ना, किसी खास लड़के की बात हो रही है तो द लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही लगाकर खास कर दिया है। फिर से इसको खास करने की जरूरत नहीं, ही इज द गुड बॉय नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ भी इट लगाकर खास कर दिया। ये इट किसके लिए लगा, नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग के बता दिया है कि नर्सिंग एक कम्युनिटी सर्विस है, तो द नहीं लगा। नर्सिंग एक कम्युनिटी सर्विस है, हाँ, in which prevention and rehabilitation are a vital parts of its program। नर्सिंग के तहत ना रिहैब सेंटर खोला जाता है ना, सुधार गृह, जहाँ पे बीमारी से नर्स वगैरह आपको हेल्प करते हैं, ओके। ये भी एक पार्ट है। अब देखो, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग कंसिडर्स द हॉस्पिटल, ठीक है। अगर नर्सिंग का दायरा अब हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, नर्सेस को रिहैब सेंटर्स वगैरह वहां भी भेजा जाता है। जो नर्सिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना ऑफ नर्सिंग कंसिडर्स द हॉस्पिटल डैश सेंट्रल एज ओनली वन ऑफ डैश इन द कम्युनिटी। अब देखो यहाँ व्हेनेवर मतलब जब कभी भी, वेरेवर मतलब जहां कभी भी। तो क्या यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया था उसमें हाउएवर पढ़ाया था ना, हाउएवर वाला सेंटेंस, हाउएवर मतलब हालांकि, हाउएवर वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में जाता है। अब बताओ कि यहाँ हाउएवर, कौन है जिसका फोन में काट दे रही हूँ बार बार। देखो यहाँ पे हाउएवर क्यों होगा, ये बोल रहे हैं ना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट नर्सिंग को कंसिडर्स द हॉस्पिटल। हाउएवर हालांकि नर्सिंग के रोल में सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, लेकिन एज वन ऑफ द डैश इन द कम्युनिटी। पहले मैं नीचे, अगर आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये ब्लैंक नहीं फिट कर पा रहे हो, तो आप नीचे वाला करके देखो। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, वन ऑफ का मतलब होता है बहुतों में से एक, तो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, तो ये तो सिंगुलर है, एजेंसी सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे द लगा है और यहाँ पे द नहीं है, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में पढ़ा है ना, वन ऑफ बॉयज नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज, मतलब बहुत सारे लड़कों में से किसी खास की बात हो रही, तो यहाँ तो द लगेगा, तो आंसर ये। अब देखो ये इसका आंसर मिल गया ना, ये भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा एलिमिनेशन करोगे ना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ना नर्सिंग को हॉस्पिटल तक ही सीमित मानता है, मतलब ये बोलते हैं कि हाउएवर हालांकि नर्स वाले क्षेत्र में हॉस्पिटल मेन है,
ऐसे तो नर्सिंग बहुत सारे कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे वन ऑफ द एजेंसीज, बहुत सारे कम्युनिटी सेवा करने के लिए एजेंसीज है, लेकिन उन्होंने नर्सिंग को सेंट्रल माना है। हाउएवर हालांकि नर्सिंग को थोड़ा सा हॉस्पिटल तक ही सीमित माना है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ टाइम का तो सेंस आ नहीं रहा है, किसी जगह का आ ही नहीं रहा है, वॉटेवर मतलब जो कोई भी नहीं आ रहा। ओके, तो यही आंसर है और द लगेगा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। शुरू में ऑप्शंस छांटिए, ऑप्शंस छाटेंगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। बना के डन बोलना। अरे वन ऑफ के बाद बहुत सारे ये मैंने आपको बताया है ना, सिंगुलर होता है लेकिन उसके बाद वाला नाउन तो प्लूरल होगा ना। वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। एक मिनट रुको, कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है ना। वन ऑफ हम किस लिए यूज करते हैं? बहुतों में से किसी एक को चुनने के लिए। तो बहुतों में से, दो में से या बहुतों में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो इसके बाद प्लूरल होगा ना। नाउन तो प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। है तो बहुत सारे बॉयज बट बात तो किसी एक ही की हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। कुछ तो इतना जल्दी बना ले रहे हैं, शक हो रहा है मुझे। बूढ़े वाले जल्दी जल्दी। रुक,
नए वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हर बच्चा जब जूम मीटिंग में आता है ना तो वो यही बोलता है, पहले तो मेरे को मैम कुछ भी समझ में नहीं आता था, बड़ा इरिटेशन होता था, गुस्सा आता था अपने आप पे, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर धीरे धीरे आई फेल इन लव विथ क्लोज टेस्ट। आप लोग के साथ भी होगा। जो बच्चा दे रहा है ना कमेंट में, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। 1-2 दिन मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, फिर अपनी टीम को बैठाती हूँ, ठीक है, अपनी टीम को बैठाती हूँ कि जो कमेंट में आंसर दे रहा है उसको परमानेंट इस ऐप से ब्लॉक कर दो, चुपचाप सिर्फ क्लास ही देख पाएगा। चलिए आ जाओ। द इशू का मतलब है मुद्दा। ये जो इशू है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुद्दा है प्रॉब्लमेटिक वाला, ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, इसका जो मुद्दा है, शुड बी कंसिडर्ड। शुड का मतलब क्या है? एडवाइस दे रहे हैं। इस मुद्दे को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है एज वन ऑफ। अब आप बोलोगे मैम वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन प्लूरल आपका काउंटेबल नाउन का बनता है ना, इंपॉर्टेंस तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो चलो बताओ इस मुद्दे को क्या देना है। कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का आपका अप्रोच लाइफ में कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है नॉन सीरियस, आप बहुत ज्यादा किसी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, लेकिन एडवाइस दिया जा रहा है ना कि इस मुद्दे को इंपॉर्टेंस देना है। ओके, कैजुअल थोड़ी रखना है, डिसाइसिव इंपॉर्टेंस थोड़ी होता है। कोई इंपॉर्टेंस जो बहुत डिसाइसिव है, डिसाइसिव मतलब जिसपे आप डिसीजन ले सकते हो, तो डिसीजन लेने वाला इंपॉर्टेंस देना, ये भी नहीं होगा। ग्रेव, अरे ग्रेव वर्ड मैंने आपको बताया है। ग्रेव का 2 मतलब होता है। एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और एक ग्रेव का मतलब होता है वेरी सीरियस। ये एक ग्रेव मुद्दा है, इसको बहुत सीरियसली इंपॉर्टेंस देना है। ग्रेव होगा। अटर, अटर का मतलब होता है टोटल, कोई भी चीज टोटल, कंप्लीट। तो किसी चीज को हम कंप्लीट इंपॉर्टेंस थोड़ी देते हैं, ठीक है, पूरी इसी को इंपॉर्टेंस देना, बाकी को नहीं देना। बहुत सीरियस इंपॉर्टेंस, बहुत ग्रेव इंपॉर्टेंस। ओके, ग्रेव का एक मतलब कब्र भी होता है, और सिचुएशन बहुत ग्रेव है, बोलते हैं ना बहुत गंभीर सिचुएशन है, इसको गंभीरता से लेना है। ग्रेव सिचुएशन, एक तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है, मतलब सीरियस। तो नहीं, हर चीज आपको पहले से नहीं आता होगा ना। अब ये चीज आपको नहीं आता है तो आप समझदार हो तो कॉपी लेके बैठोगे। ग्रेव मुद्दा है, ये एक सीरियस मुद्दा है, ग्रेव है, जिसको हम डायर भी बोलते हैं, डायर इंपॉर्टेंस या डायर सिचुएशन। डायर वर्ड याद रखना, सबका मतलब होता है सीरियस, गंभीर, इसको गंभीर रूप से इंपॉर्टेंस देने की जरूरत। ओके, हाँ, और आ जाओ द इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। द एनवायरमेंट, जिसमें हम हवा लेते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, द ट्रीज एंड प्लांट्स। तो क्या होगा? द एनवायरमेंट, हाँ, द एनवायरमेंट नरिशेस द एयर, हमारा पर्यावरण एयर को नरिश करेगा। हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंट एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये तो होगा नहीं, बाधित करेगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन, ये दोनों तो हट ही गया। अब आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, नरिश या कंप्राइज। तो आप बोलोगे एनवायरमेंट जो हवा से बना है,
एनवायरमेंट वाटर से बना, ये बोल रहे हैं ना, जो एनवायरमेंट डैश द एयर वी ब्रीथ, देख लो, नरिशेस द एयर, नरिशेस द वाटर, नरिशेस द ट्रीज। नरिशेस नहीं होगा, नरिश का मतलब होता है फूलना फलना। तो हमारा पर्यावरण एयर को नरिश थोड़ी करता है, वाटर को थोड़ी नरिश करता है, ट्री को थोड़ी, वो पर्यावरण विच कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो पर्यावरण है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते, कंप्राइज के साथ नहीं लगाते। हमारा एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट कंप्राइजेस, हमारा जो पर्यावरण है क्या से बना है, हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे पर्यावरण बना है पानी जिसको हम पीते हैं, पेड़ पौधे जो हमें खाना देता है, कंप्राइजेस होगा, नरिशेस नहीं होगा। हमारा एनवायरमेंट थोड़ी पोषण कर रहा है हवा और पानी का, हवा जो हमारा एनवायरमेंट ये सब चीज से बना है, ट्रीज हमें दे, ट्रीज एंड प्लांट्स डैट डैश फूड, ये बियर तो नहीं होगा, बियर तो सबको पता है, पीने वाला बियर तो नहीं होगा। प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है। गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना। एक होता है, आपको जब मैंने वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको याद होगा, एक बियर वर्ब होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक बियर का मतलब जन्म देना होता है, बॉर्न के सेंस में, और एक बियर का मतलब होता है वो बर्दाश्त करना। तो पेड़ पौधे ना जन्म किसको देता, पेड़ पौधे से हमें खाना मिलता है ना, जन्म फूड, पेड़ पौधे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जन्म देता है, बेयर होगा, बेयर। पेड़ पौधे इकट्ठा थोड़ी कर रहा है खाना को, पेड़ पौधे हासिल थोड़ी कर रहा है। बेयर, एक बेयर का मतलब है जन्म देना, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ भालू वाला बेयर नहीं है, हासिल थोड़ी करता है। डैट पेड़ पौधे फूड को हासिल नहीं कर रहा है, पेड़ पौधे फूल जन्म दे रहा है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। और नेक्स्ट आ जाओ, फॉर अस, हमारे लिए जो खाना वगैरह प्रोड्यूस करता है पेड़ पौधे, एंड हमारे लिए भी और जानवर एनिमल किंगडम के लिए भी, ऑल ऑफ दिस टुगेदर फॉर्म द सर्कल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच, पोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ में जो हमारी नेचुरल चीजें हैं ना, जिसको हम नेगेटिवली क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करना। डिफ्लेक्ट का मतलब है रास्ते से डेविएट करना, डाइवर्ट करना। जैसे गोली लगा, टकरा कर, कोई चीज टकरा कर अपना रास्ता बदल ले तो डिफ्लेक्ट तो नहीं करते, हम नेगेटिवली इसको प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ब चाहिए, अफेक्टेड। एरेटेड नहीं होगा, एरियल वर्ड सुना है ना, एरियल वर्ड बना है हवा से, एरेटेड मतलब फुल ऑफ एयर, जो हवा से भरा हो, ठीक है, जो हवा से भरा हुआ है। अफेक्टेड, जो हम नेगेटिवली अपने अर्थ में जितने भी नेचुरल चीजें हैं ना, उसको नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्टेड कर रहे हैं, अफेक्टेड वर्ब है। और फिर देखो, और जिस वजह से हार्म हो रहा है, एंड हम हार्म कर रहे हैं और सर्कल ऑफ लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को पोल्यूशन, नेचुरल चीजों को प्रदूषित करके सर्कल ऑफ लाइफ को डिफाई करना मतलब विरोध करना, किसी व्यू वगैरह का, किसी के विचारों का विरोध कर रहे हो तो ये तो नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना मतलब उसका ध्यान भंग करना, ये भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम डैमेज भी तो हो सकता है, डिमोलिशन भी हो सकता है। तो हम जनरली डिमोलिशन किसका करते हैं, जनरली जो बिल्डिंग्स वगैरह होता है ना, बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ओके, बड़ी बड़ी इमारत और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, स्ट्रक्चर्स को जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तब हम डिमोलिशन होगा। बट यहाँ तो लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ को डैमेज पहुंचा रहे हैं। ओके, चलो मेरे को कोई स्टूडेंट बता दीजिए, मैंने क्लास में इफेक्टेड और अफेक्टेड में क्या डिफरेंस बताया है, जल्दी से बता दो, जो ग्रामर का बैच पढ़े हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का आ रहा है क्वेश्चन, इफेक्टेड और अफेक्टेड बता दीजिए मैम। ये अफेक्ट तो हमेशा वर्ब होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, पर इफेक्ट, ये मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, इफेक्ट नाउन भी होता है और इफेक्ट वर्ब भी होता है, ठीक है, और अफेक्ट हमेशा वर्ब होता है। तो आप बोलोगे मैम दोनों तो वर्ब होता है, डिफरेंस क्या है? अफेक्ट करने का, ये तो किसी चीज को नेगेटिवली प्रभावित करना, और ये अफेक्ट करना मतलब एज अ वर्ब
ये अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में चेंजेस लाना, पॉजिटिव चेंजेस लाना, ओके, पॉजिटिव बदलाव या चेंजेस लाना। चलिए आ जाइए, सेंटेंस अरेंजमेंट। अफेक्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है बदलाव लाना, और इफेक्ट और अफेक्ट एज वैसे इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों होता है। अफेक्ट में नकारात्मक प्रभाव और इफेक्ट में एज अ वर्ब पॉजिटिव चेंजेस। चलिए चलिए इसको बनाइए। ऑप्शंस में अपना देखूंगी, एक ऑप्शन ए से, एक बी से, दो डी से। हिज रोल, अब मेरा हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम DCBA होगा, देख लेती हूँ मैं एक बार, चेक करती हूँ। ठीक है, DCAB भी बोल रहे, DCBA भी, तरह तरह का ऑप्शन आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। हिज रोल, हिज रोल मतलब उसका रोल, उसका मतलब किसका, कोई व्यक्ति का होगा ना, किसी व्यक्ति का जिक्र पहले करेंगे ना, उसके रोल में ये भी शामिल है। भी, हम भी तो तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ बोल देंगे, वो ये काम करता है, वो ये काम भी करता है, तो हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो। अब देखो हमारा ऑप्शन बी है, एज द फाइनल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ही प्लेज अ, ही मतलब ही, यह मतलब वह एक रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में। ये वह किसके लिए है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, तो बी वाला भी तो पहला नहीं हो सकता, कभी भी प्रोनाउन पहले नहीं आएगा, पहले नाउन आए, तो बी भी तो हट गया। अब हमारा डी होगा, अब हम दोनों, और डी में हमें मेहनत नहीं करना है, हमारे दोनों ऑप्शन में डी के बाद सी है, तो हमें पता है डी के बाद ही सी होगा। अब देखो, द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो रिटेलर होता है वही कॉस्ट के फाइनल कॉस्ट को डिटरमाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट का। ये रिटेलर ही है, ये ही रिटेलर के लिए लगा, दोनों जगह सी है। ठीक है, दोनों जगह ये रिटेलर ही है जो कि डिटरमाइन करता है, जो प्रमोट करता है या रोकता है किसी भी प्रोडक्ट के सेल को, तो डी के बाद सी होगा। लेकिन अब देखो, एज द फाइनल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड ऑल ही प्लेज अ कीन रोल। रिटेलर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दोनों के बीच में यह एक रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। एक तो ये रोल प्ले करता है, और ये रोल भी प्ले करता है, इसका मतलब है कि बी के बाद ही ए होगा, ए के बाद बी नहीं होगा, बी के बाद। ये रोल तो प्ले कर ही रहा है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का तो रोल प्ले कर रहा है, उसके रोल में ये भी शामिल है कि स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स हो फार्म्स एंड फैक्ट्रीज का, तो बी के बाद ए होगा। अरे ए के बाद बी, सॉरी क्या किया, हाँ बी के बाद ही तो ए किया है, बी के बाद ए होगा ना, सी होगा। ऑप्शंस को छाटिए, जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने आ रहे हैं काइंडली काइंडली दो ऑप्शन को तो एकदम उड़ा दीजिए। DACB देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ही
ही मतलब वह स्टैम्प करता है, उसमें स्टैम्प लगाता है, उसमें ही स्टैम्प्ड देम, उसने उसने उसको स्टैम्प किया। यह वह कौन है, उसमें स्टैम्प, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रोनाउन लगा है, प्रोनाउन तो कभी वाक्य में आएगा नहीं, पहले नाउन आएगा। अब सी भी देख लो, नो सूनर, जैसे ही वो वहां से जाता है तब तक कस्टम्स ऑफिसर्स आ जाते हैं। वह मतलब कौन, कोई होगा। तो चलो हमारा 2 ऑप्शन तो आराम से छट गया ना, 2 ही बचा, 2 ही बचा। ये देख लो, एन ऑफिशियल एंटर्ड आवर कंपार्टमेंट, एक ऑफिशियल आता है हमारे ट्रेन कंपार्टमेंट में आता है और हमसे पासपोर्ट मांगता है। ठीक है, डी ही पहला होगा। अब देखो कि डी के बाद क्या होगा। पहले अब बोलोगे ना कि जैसे वो आके पासपोर्ट मांगता है और जैसे ही वो जाता है तब तब कस्टमर ऑफिसर आ जाता है, ये होगा। या एक ऑफिसर आके हमसे अपना पासपोर्ट मांग रहा है और उसके बाद उस पासपोर्ट में स्टैंप लगाकर वो हमें वापस दे देता है। देखो क्या होगा। अरे पासपोर्ट मांग के कोई काम किया होगा ना, वो हमसे पासपोर्ट मांगता है, ऐसा थोड़ी वो पासपोर्ट मांगा और फिर चला गया। पहले होगा ना, वो हमसे पासपोर्ट मांगता है और उस पासपोर्ट में स्टैंप लगाते हैं। ठीक है, ये देम किसके लिए, ठीक है, ये देम किसके लिए, पासपोर्ट्स के लिए। पासपोर्ट मांग के उसमें स्टैंप लगाता है, डी के बाद ए होगा। ओके, और फिर वो फिर हमें रिटर्न कर देता है। तो जैसे ही वह जाता है, वह मतलब जो ऑफिशियल है ये जाता है, तब तक फिर कौन आ जाता है, फिर एक कस्टम ऑफिसर्स आते हैं। और कस्टम ऑफिसर्स आते हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन होता है ना ऑफिसर्स के पास कि कुछ स्मगल्ड वगैरह चीजें। डीसीबी, डीएसीबी होगा ना, डीएसीबी। ऐसा कहां से हो गया कि सीधा वो आया गया और दूसरा आ गया। वो आके कुछ तो काम किया होगा ना, पासपोर्ट मांगा है और उसमें स्टैंप लगाया है। देम किसके लिए लगा, स्टैंप किसी नॉन लिविंग थिंग में लगाओगे ना पासपोर्ट पे। डी के बाद ए। पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया है ना, स्मगल ड्रग्स पे थोड़ी स्टैंप लगाओ। ऑप्शंस को छाटिए। एरोगेंस मतलब घमंड, ह्यूमिलिटी का मतलब ना विनम्रता। इसको ह्यूमिलिएशन से मत कंफ्यूज हो जाना। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदगी और ह्यूमिलिटी इज विनम्रता। सी से तो कोई कुछ होगा ही नहीं। इट मतलब यह एरोगेंस का उल्टा है। ठीक है, घमंड का उल्टा है। यह मतलब क्या, तो सी तो होगा, या तो बी से होगा या तो ए से होगा, या तो बी से होगा या तो ए से होगा। और दोनों ऑप्शन में बी के बाद सी, यहाँ भी बी के बाद सी और यहाँ सी के बाद बी। सी के बाद बी नहीं होगा ना। ओके, ये बोल रहे हैं कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता एक ऐसी क्वालिटी है जहां हम दूसरों को आदर भाव देते हैं। इट इज द ऑपोजिट ऑफ एरोगेंस। ये जो विनम्रता है ना, ये उल्टा है घमंड का। तो बी के तुरंत बाद ही सी होगा, सी के बाद बी नहीं। अब बी के बाद सी होगा। इतना पीटूंगी जो ए के बाद सी कर रहा है ना, एरोगेंस। और दूसरा देखो, पहले तो बोला है कि एरोगेंस, इट इज द ऑपोजिट ऑफ एरोगेंस। ये विनम्रता ना एरोगेंस का उल्टा है। और फिर बताया है कि ये एरोगेंस का उल्टा है और फिर बताया है कि एरोगेंस होता क्या है। पहले तो एरोगेंस का जिक्र किया है, फिर एरोगेंस के घमंड के वजह से ना हम दूसरों के लिए नफरत और वो सब करने लगते हैं। तो सी के बाद ही ए होगा, सी के तुरंत बाद ही ए होगा। और यहाँ ए के बाद सी था, तो जो बच्चा ये बोल रहा है ना वो बिल्कुल नहीं हो। अब देखो यहाँ पे दोनों बी के बाद सी है, दोनों जगह बी के बाद सी है, यहाँ भी बी के बाद सी, यहाँ भी बी के बाद सी। अब देखो यहाँ बोला ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टियस। ह्यूमिलिटी का उल्टा एरोगेंस होता है। फिर देखो, और लास्ट में हाँ, ह्यूमिलिटी का मतलब एरोगेंस होता है और इस एरोगेंस ना हमारे अंदर नफरत फैलाता है। फिर यहाँ पे लेकिन अगर आप विनम्र रहते हो ना
तो सबको शांत करता है, विनम्रता शांति फैलाता है। तो फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, इसीलिए हमें विनम्र रहना है, शांति से रहने के लिए विनम्र रहना है। तो लास्ट में एक कंक्लूजन डाला है, डी में कंक्लूजन। BCAD थोड़ा सा ध्यान से। ऑप्शन चार्टिए। This is the capacity to take account of all important factors. This यह एक क्षमता है, यह एक क्षमता है जिसके तहत आप सारे चीज़ों को प्रॉब्लम में एक साथ सोचते हैं और एंड टू अचार। तो यह एक कैपेसिटी है। क्या कौन सी चीज़ आपके अंदर वो क्षमता डालता है? सी तो बिल्कुल नहीं हो, दो तो हटी है, ए से होगा, ए से होगा। दो ऑप्शन को थोड़ा सा जल्दी छांट लेना है और बाकी के दो में टाइम देना। आप बोलोगे मैम इतना जल्दी कैसे? आप बैठ के आराम से नहीं छाटोगे ना, एटलीस्ट दो ऑप्शन को तो जल्दी कर लोगे, बाकी के दो में टाइम दे देना। फिर बहुत सारे, अब देखो कौन सा है, ए सही होगा। देर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है ना जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी समझदारी के लिए, जो हमारी समझदारी को बढ़ाता है। और ऑफ दीज मतलब जितने भी फैक्टर्स है उसमें से मैं फर्स्ट नंबर पे, बहुत सारे फैक्टर्स में से मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन को। फिर बोलोगे मैम ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है? इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेंस ऑफ प्रपोर्शन आपके अंदर एक क्षमता होता है जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, आप प्रॉब्लम को समझे और किसको कितना वेट देना है, इंपॉर्टेंस देना है, वो आप डिसाइड करते हो। डूइंग दिस, अगर आप ऐसा करोगे ना, हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट देन बिफोर, क्योंकि ठीक है ऐसा करना है बट आज के डेट में बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। डूइंग दिस मतलब कौन सा काम, किसको कितना इंपॉर्टेंस दे के किसको कितना प्रायोरिटी देना। तो ADCB है ना, क्या बोल रहे, ADCB। अरे ए के बाद डी ही आएगा ना, बहुत सारे फैक्टर्स में से एक ये, ए के बाद डी ही आएगा, ए के बाद सी थोड़ी आएगा। दिस इज द कैपेसिटी। ओके, तो यही था AD। धीरे धीरे बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। दो ऑप्शन जल्दी से उड़ाइए। सारा देख देख के कुछ कीवर्ड्स को देखिए। मेरे को ये सेंटेंस मिल गया, मेरे को कीवर्ड्स दिख रहा है। दिस, यह, यूजुअली, ये मेरे को एक कीवर्ड दिख गया। ओके, अब फिर मैं जाऊंगी दिस कॉन्टैक्ट, यह कॉन्टैक्ट, यह जो कॉन्टैक्ट है ना बड़ा अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिव है, तो मेरे दिमाग में आएगा ना यह कॉन्टैक्ट। यह कॉन्टैक्ट मतलब किसी कॉन्टैक्ट की बात हो रही होगी ना, किसी कॉन्टैक्ट के। तो मैं तो यहीं से अपना ऑप्शंस को कर सकती हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल कीवर्ड्स देखना है। द मोस्ट वाइटल इन स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड बॉस, ये भी पहला हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल, कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस तब प्रिवेल करता है जब आपसी कॉन्फिडेंस हो। तो मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी दिया है और मेरे को यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टिव दिया है। तो मेरे को देखना है कि ये वाला कंस्ट्रक्टिव पहले होगा, ये कंस्ट्रक्टिव पहले होगा, ऐसे ऐसे कुछ दिमाग लगाएंगे। पहले तो मैं अपना कॉन्टैक्ट वाला कर लूंगी। ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इस कॉन्टैक्ट पे ध्यान देना है। कौन सा कॉन्टैक्ट, कौन से कॉन्टैक्ट पे अटेंशन देने की जरूरत है? वर्कर और बॉस के बीच वाला। ये तो एग्री करते हैं कि पहले हम कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, फिर इस कॉन्टैक्ट, सी के बाद ही बी होगा ना, सी के बाद बी होगा, यहाँ बी के बाद सी, अरे यहाँ बी के बाद सी, गलत। अब इसी में से कुछ होगा।
बी डी डी बी, सी के बाद तो बी यहां भी है, ए डी, देख लो। हाँ, ये शुरू ही होगा सी से। सी के बाद ए, दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर दैट द बॉस इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जरा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो रहा है तो थोड़ा देखो ना, बी और डी पे देखो। सी और ए तो सब जगह आपको लग रहा है, सी और ए तो दोनों में है। अब देखो ये कौन सा है, मोर अटेंशन शुड बी पेड, सी के बाद ए ही होगा, ठीक है। सी के बाद नहीं, सी के बाद ए नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन हो, ये ऑप्शन। ये बोल रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्कर्स और बॉस के बीच में कांटेक्ट, अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए, ओके। और इस कांटेक्ट पे ना शुड बी पेड टू मेक, इस कांटेक्ट को और भी, पहले तो बोला जा रहा है वर्कर और बॉस के बीच में अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए और इस कांटेक्ट पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम इस कांटेक्ट को और भी अच्छा और प्रोडक्टिव बना सके। क्यों, अब यहाँ पे बताया है, ओके, कि प्रोडक्टिव, फिर बताया है कि कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव क्या बताया है, फिर बोला है कि कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहिए, फिर यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस बनाने प्रिवेल तब होता है ना जब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो डी होगा, बी के बाद ही डी होगा, बी के बाद ही डी होगा। दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस होना चाहिए और ये तब होगा जब दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए बिटवीन द सुपरवाइजर जो उनको देख रेख कर रहा है और जिनकी देख रेख की जा रही है। अगर ऐसा होता है ना तो सब चीज़ अच्छा होगा, बॉस भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाएंगे ग्रोथ। 5 में 5 है। आज का जो मैं पैसेज लेके आई हूँ ना, आज मैं कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज लेके आई हूँ और आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। जनरली मैं एक जनरल पैसेज लेके आती थी, आज मैं स्टोरी वाला लेके आई हूँ, ठीक है। और जितना आप लोग ये स्टोरी वाला समझते हो ना, जब स्टोरी बेस्ड पैसेज आ जाता है तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एक आध आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आप पहले क्या करो, आज मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी, आज आप अगर देखना चाहते हो तो देख लेना जल्दी जल्दी, चलो दिखाई देती है, कुछ हेल्प मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब हमें गलत वाला चुनना है, ठीक है। द नरेटर का कजन कलकत्ता में रहते थे, देयर वॉज नो रियल लॉस इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट में कोई लॉस नहीं हुआ, हैंडबैग में एप्पल्स और बिस्किट्स थे, द नरेटर ड्रोव हिज कजन टू द एयरपोर्ट, ये है दूसरा। उसके बाद आज मैं फिलअप्स भी करवाऊंगी, ठीक है, आज मैं फिलअप द ब्लैंक्स भी लेके आई हूँ। हाउ लॉन्ग वॉज द नरेटर गोइंग टू स्टे एट हिज कजन्स प्लेस, अपने कजन के घर पे कितने दिन तक वो रहना चाहता था, ठीक है। देखने में इजी लगेगा बट अच्छा से देख लेना। वाई डिड द नरेटर्स कजन, नरेटर का जो कजन की वाइफ थी ना, वैसे तो 2 अपॉस्ट्रोफी एक साथ आता नहीं है बट दे दिया है, स्टॉप हिम, नरेटर के जो कजन है उसकी वाइफ ने उसको क्यों, चोर को पीछा करने से क्यों रोका, देख लो। और वन ऑफ द 3 मैन, तीनों मैन में से एक आदमी ने नरेटर से मैच बॉक्स मांगा फॉर अ मैच, माचिस मांगा, क्यों, देख लेना। और आफ्टर ड्रॉपिंग द नरेटर्स कजन, नरेटर के कजन को ड्रॉप करने के बाद उसकी कजन के वाइफ उसको लेक की तरफ ले गई, किस लिए, ठीक है। चलो सुन, पढ़ लिया, जल्दी से बताओ।
आई नरेटर होता है। नरेटर किसको बोलते हैं? जो कहानी सुना रहा है। जो कहानी सुना रहा है वो आई अपने आप को माने। यहाँ जो मैच है ना, मैच बॉक्स के लिए, माचिस के लिए, क्योंकि ना आप बोलोगे मैम यहाँ तो मैच लिखा है, यहाँ तो माचिस मैच बॉक्स लिखा है। मैंने एक माचिस मांगा और उस माचिस के बॉक्स के लिए पॉकेट में हाथ डाला। रिट्रीव करना मतलब डेटा वगैरह रिट्रीव करते हैं, रिकवर करना, वापस अपने, हाँ, बैग वापस लेने के लिए ना वो चोरों के पीछे नहीं भागी। तो स्टोरी है तो कर लोगे। जो मीनिंग लिखवा रही हो देखते जाना। चलो अटेम्प्ट किया जाए। Which of the following statements is true? कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, मतलब गलत वाला चुनना है। नरेटर का कजन कोलकाता में रहता था। देयर वॉज नो रियल लॉस इन द इंसिडेंट। ये जो घटना चोर वाली हुई उसमें कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ है। द हैंडबैग में एप्पल्स और बिस्किट्स थे। बैग में कुछ भी नहीं था। अरे आप किसी का एप्पल ऑरेंज भी, बैग भी तो चोरी हुआ है, लॉस हुआ है ना। बैग भी उसका गुची का बैग था, उसमें भी तो उसका लॉस हुआ है। द नरेटर का कजन कोलकाता में रहता था, बिल्कुल रहता था, तभी तो वो कोलकाता आया था अपने कजन से। आई वॉज ऑन अ विजिट टू कोलकाता। इट वॉज सैटरडे एंड आई वॉज स्टेइंग फॉर द वीकेंड एट माई कजन्स हाउस। मैं कोलकाता आया था और मैं अपने कजन के घर में ठहरा था। इसका मतलब है कि उसका कोलकाता में उसका कजन है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो ट्रू वाला है। द हैंडबैग में एप्पल्स और बिस्किट्स थे, बिल्कुल थे।
ओके, हैंडबैग में एप्पल्स और बिस्किट्स तो थे, ये भी करेक्ट है। देयर वॉज नो रियल लॉस। अरे लॉस हुआ है ना, उसका बैग लेके चला गया गुची का, तो बैग हुआ है, लॉस हुआ है, ये भी सही है। अब गलत ये है, आप मुझे बोलोगे ट्विस्ट करके दिया। अब ये गलत क्या है? द नरेटर ड्रोव हिज कजन टू द एयरपोर्ट। नरेटर कजन को एयरपोर्ट तक ले गया नहीं, ठीक है, नरेटर नहीं ले गया है, नरेटर को कजन और उसकी वाइफ ले गई है, ठीक है। ये देखना सेंटेंस थोड़ा सा घुमा दिया है। देखो, मैं तो गया था अपने कजन से मिलने, और कजन, और उसी शाम ना मेरे कजन को बाहर जाना था, दिल्ली जाना था, तो उसकी वाइफ ना अपने हस्बैंड को भी और एयरपोर्ट पे ले गई, और मैं भी साथ था। थोड़ा कहानी सुनो। ओके, मैं अपने कज़न के घर गया, और उसी शाम मेरे कज़न को ना दिल्ली जाना था, तो कज़न की वाइफ, ठीक है, ड्राइव करके एयरपोर्ट तक गई, अपने हस्बैंड को भी छोड़ी, और मैं भी उनके साथ था, ठीक है। मैं नहीं ले गया उनको, उन लोग मुझे ले गए, ठीक है। और फिर अपने हस्बैंड को वो छोड़ दी, और फिर वो मेरे साथ एयरपोर्ट से वापस आई, और एक लेक किनारे आई, और वो दिखाने लगी कि हम लोग, मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ शाम बिताती थी इस लेक के पास। ओके, उसकी वाइफ लेके गई थी ना उसको, वो थोड़ी लेके गया था। गलत ये है। कजन गाड़ी चला के थोड़ी ले गया था, मतलब नरेटर गाड़ी चला के कजन को नहीं ले गया था। ओके, कजन की वाइफ ले गई थी अपने हस्बैंड को और नरेटर को, अकम्पनीड, वो उनके साथ। हाउ लॉन्ग वॉज द नरेटर गोइंग टू स्टे एट हिज कजन्स प्लेस? ये थोड़ा ना देखो स्टोरी बेस्ड है, थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर देता है। एग्जाम में हड़बड़ी में ना गुच्ची का ब्रांड था, एग्जाम में हड़बड़ी में आप रॉन्ग कर देते हो। लॉस लॉस होता है, कोई 2 बिस्किट भी आपका लेके चला जाए, लॉस तो है ही। बैग, नॉर्मल बैग भी चला गया, लॉस तो है ही। कितने दिन रुकने आया था जरा बताना, नरेटर ने क्या, कितने दिन के लिए आए थे? तो यहाँ पे ना हड़बड़ी में बहुत बच्चा 1 वीक करेगा, बहुत बच्चा 1 वीक करेगा। लेकिन यहाँ पे वीक नहीं है, यहाँ पे वीकेंड है। वीकेंड 1 वीक के लिए थोड़ी आया था, वीकेंड, वीकेंड में सैटरडे और संडे होता है। वीकेंड में सैटरडे संडे होता है ना, तो वो वीकेंड, वीक की बात नहीं हो रही है, वीकेंड में रहने के लिए आया था, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे में 2 दिन होता है ना। 2 डेज के लिए आया था, 1 वीक 2 वीक्स के लिए नहीं आया। ये सब थोड़ा जल्दबाजी में रॉन्ग करने वाला है। तीसरा, ये तो कर लो। वाई डिड द नरेटर्स कजन्स वाइफ, नरेटर के जो कजन की वाइफ थी ना, उसको क्यों रोक देती है कि चोर का पीछा मत करो? वीकेंड, सैटरडे संडे के का, उस दिन मैंने टोन और टाइटल करवाया था, फिर ले आऊंगी। अभी मैं एडिटोरियल वगैरह करवा नहीं रही, अभी नए नए आए हो आप लोग। इतना पीटूंगी ना जो ये वाला वीक बोलेगा, गलत लिख लिख के मुझे भी सिखा दिए हो कि मुझे भी लिखते समय ना थोड़ा ध्यान देना होता है। ये हफ्ता वाला वीक ये है, ये कमजोर वाला है। नरेटर की वाइफ उसको बोलती है ना, नरेटर के कजन की वाइफ उसको बोलती है कि नहीं नहीं चोर का पीछा मत करो। क्यों? देयर वर नो वैल्यूबल्स इन द हैंडबैग, इसीलिए बोलती है। ही कुडंट फॉलो देम इन द डार्क। क्या बोलती है? मना कर देती है कि मत करो पीछा। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई कीमती चीज नहीं है, मत करो यार रे। रोक देती है। आई वॉन्टेड टू चेज देम, मैं तो चोर का पीछा करना चाहता है, बट वो मुझे रोक देती है। ये बोलते हुए ना, सच रोग जैसे बदमाश के पास ना हथियार हो सकते हैं, और डेंजरस है, डेंजरस है। ऐसा थोड़ी है। आई फेल्ट सॉरी फॉर नॉट बीइंग ऑफ एनी हेल्प। ठीक है, कोई मनी और कोई वैल्यूबल्स नहीं था, वो उसको ये करती है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो उसकी वाइफ बोलती है ना, कजन की वाइफ, कि नहीं नहीं आप बुरा मत मानिए, उसमें कोई पैसा वैसा तो उतना था नहीं, ठीक है, जस्ट मैंने एप्पल्स और वो सब रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन वो रोकती किस लिए? वो तो बाद में उसको जब बुरा लगता है तब ये बात बोलती है।
ये सब क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाले हैं। हाँ, वो उसको रोक देती है। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में आपको वो सब दिखने वाले नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। शी वॉन्टेड टू रिट्रीव द बैग, वो चाहती थी ना कि वो खुद, हाँ, बैग को अपने लिए खुद वो ले आई। आप शांत रहिए, मैं चोर से ले आऊंगी, ये भी नहीं। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि देर वर नो वैल्यूबल्स, उसमें कोई कीमती सामान नहीं था, इसीलिए वो रोक देती है। या उसको डर था कि वो नरेटर को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो यही आंसर है, उसको डर था इसीलिए वो रोक देती है। यहाँ पे ना क्यों रोक देती है? स्टॉप, पीछा मत करो, बिकॉज क्योंकि आप तो अपना दिमाग लगाओगे ना, अपना दिमाग लगाओगे, छोड़ो पीछे, उसमें कुछ गोल्ड वोल्ड नहीं है। वो उसको रोक देती है चेज करने से, ये बोलते हुए ना कि उनके पास हथियार हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। ओके ये वाला, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पैसेज को लेके जाती हूँ, यहाँ पे बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे। वो तो जब राइटर को बुरा लगने लगता है ना, तब बोलती है ठीक है, बुरा लगने की कोई बात नहीं, उसमें कोई वैल्यूबल्स नहीं था। आज फिलअप्स नहीं होगा। कल मैं क्या करूंगी ना, कल तो खैर आपका वर्ब करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास आऊंगी ना तो मैं एक ही क्लोज टेस्ट लेके आऊंगी, ठीक है? एक क्लोज टेस्ट की जगह ऐसा नहीं है कि मैं दो क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी, एक क्लोज टेस्ट PQRS और कुछ फिलअप्स लेके आऊंगी। ऐसा आज भी लेके आई थी, बड़ा आज टाइम हो गया। रुको यार, मतलब कोई बहुत रियल, देखो अब बच्चा जाएगा ना, बच्चा मेरे को बोलेगा मैम देयर वाज नो मनी बट फॉर नॉट बीइंग एनी व्हाट माय कजिन वाज टेल, देयर वाज नो मनी और वैल्यूबल्स, शी हैड केप्ट अ केक, देयर वाज नो रियल लॉस। मतलब लॉस तो हुआ है बट बहुत ज्यादा नहीं। रियल लॉस मतलब जैसे मैं बोलूँ ना, अब मैं बोलूँ कि मेरा 5 रुपये गुम हो गया, तो लॉस तो हुआ, मैं बोला छोड़ो 5 रुपये, लॉस तो हुआ है बट वो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, बट लॉस तो हुआ है ना। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कैसे हो सकता, ये तो सरासर रॉन्ग है, ठीक है? थोड़ा लैंग्वेज समझना है। ये तो सरासर, आप बोलोगे ना देयर वाज नो रियल लॉस इन द इंसिडेंट, बहुत ज्यादा लॉस तो था, ठीक है? तो ये तो यही होगा ना, ये तो लॉस हुआ है बट ठीक है, नॉट देयर वाज नो रियल लॉस, वहां तो लॉस तो हुआ है। ये एकदम रॉन्ग है कि गाड़ी चला के वो थोड़ी ले गया है। और वो लोग वो यहाँ तो आप अपना दिमाग लगा रहे, वो लोग नरेटर से माचिस क्यों मांगते हैं? उसका हैंडबैग को जलाने के लिए। पास द हैंडबैग टू हिज, उनके साथियों नहीं, सिगरेट जलाने ही नहीं, वो उनका ध्यान भटकाने के लिए, नेक्स्ट, आफ्टर ड्रॉपिंग द नरेटर्स कजिन, नरेटर के कजिन को ड्रॉप करने के बाद उसकी वाइफ नरेटर को लेक भी ले जाती है। क्यों? कि चलो हम लोग इवनिंग वॉक करते हैं, ब्रिज पे पिकनिक मनाते हैं। लेके वो दिखाना चाहती है कि वो और उसके हस्बैंड शाम को यहीं पे आते। फिलर्स में टाइम लगेगा, ठीक है? फिलर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिलर्स कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोलूंगी ना अच्छे से सेट कर दें, इसने एक एक वाला सेट करना है, ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास बोलती हूँ, एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन, यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। कभी कभी ऑप्शंस बहुत क्लोज आ जाते हैं, ना, तो आपको जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब सरासर लग रहा है कि ये गलत, नरेटर उसको थोड़ी ले जा रहा है चला के, तो दूसरा तो देखना ही नहीं। ओके।